ऐसा युग जिसने पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को अपनाया, जिसने विज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया। तो लिख लिया, द एज ऑफ फॉलोइंग द ओल्ड सोशल टैबूज एंड देयर इज नो चांस ऑफ मॉडर्निटी। देयर इज नो चांस ऑफ मॉडर्निटी। नवीनता की बात ही कोई नहीं करता था। मॉडर्निटी इटसेल्फ implies the thinking of something modern and the something of new. Whatever the old social taboos it is given ना, they are not justifying that thing. उन्होंने कहा कि भाई साहब बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो लोगों ने क्या थिंकिंग करी, नहीं नहीं, समथिंग कर्स हैपन फ्रॉम द गॉड साइड, भगवान की तरफ से कोई कर्स हुआ है 101%. You have to deliberately follow that thing. If you want to think something new, others people force you to be followed by old social taboos. अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी सोच रहे हो, कोई गरीब देखा और देखा कोई भूखा प्यासा है, आप उसकी मदद करने गए, ये नीच जात का है, बोला नीच जात का, तो बुद्ध देखे थे गौतम बुद्ध, ऐसे ही एक चल रहा था कुछ कॉमन, जहाँ पे शूद्र को हाथ नहीं लगाया जाता था। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी, जैसे ही अंग्रेज लोग आए, हमने छुआछूत को कहीं पीक में ले गए। वो तो थैंक गॉड कि एक इंसान ऐसा आया जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। जब लिखित संविधान भारत का हो गया, when the constitution has been framed, implementation of constitution and it was given in that fundamental rights, the right of life, right of liberty, right of equality. जब ये राइट्स दिए गए ना, तब that particular time scenario, all the peoples who are just socially pushed backward, you mean by that one, they socially pushed backward, have to become forward and sit equal to those people, so treat them as in supreme. जो खुद को सुप्रीम कर रहे हैं, तो खुद को ट्रीट कर रहे हैं, उनके बराबर ले जाना है। देखो एक चीज और याद रखो, इसमें क्या था, वह लोग जो समाज के दबे कुचले वर्ग के थे, उस वर्ग को उठाना था, और जो समान वर्ग के समान उन्हें अवसर की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आप सोचो, हम उस युग से निकल के आए हैं, अगर इतिहास कहीं पलटोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू फील, आपको पता चलेगा कि ऐसे भारत में कई ऐसे स्टेट्स थे जहां पर औरतों को भाई साहब वस्त्र पहनने की आजादी नहीं थी। अगली चीज, औरतों को 4 दीवारी में रखा जाता था, ये पता होगा आप लोगों को। अगली चीज, इसी में आप लोग देखोगे राजा राम मोहन रॉय जैसे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और उस टाइम सती सिस्टम को बैन करा दिया गया। हम उसी सोसाइटी का पार्ट है जिसमें सती सिस्टम को क्या माना गया था भाई साहब, एक लीगल बेसिस दिया गया था सती सिस्टम को, जब कोई भी पति की मृत्यु के बाद औरतों का दाह कर देना चाहिए था, ऐसी मान्यता थी। बाय फोर्सफुली, प्रीवियसली इट वाज डन बाय विलिंगली, पहले कैसी चलती थी, विलिंगली होती थी, लेकिन इसके बाद जो टाइम पीरियड आ गया तो वो क्या करते थे, इन चीजों को फोर्सफुली करते थे, यानी जबरन। तो ये सोसाइटी में डार्क एज भी था, तो ये डार्क एज आया। डार्क एज आने के बाद अब इसमें लिखना आफ्टर द एनलाइटमेंट, लिखना द एनलाइटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लिख लेना। The Enlightenment intellectual movement in 17th and 18th century, 17th and 18th century, किसके द्वारा, दो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक था मॉन्टेस्क्यू एंड सेकेंड वन इज रूसो। इन्होंने दिया था जोर, एम्फेसिस अपॉन द रीजन एंड इंडिविजुअल्स, रीजन एंड इंडिविजुअलिज्म। हिंदी में लिखना, एनलाइटन मीन्स पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण।
पुनर्जागरण एक बौद्धिक आंदोलन, जो प्रभावशाली रहा 17वीं और 18वीं शताब्दी में, प्रभावशाली रहा 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जिसके प्रेरक थे मॉन्टेस्क्यू। जिन्होंने मानव विशेष को जागृत किया, ताकि वह अपने पक्ष को रख सके, क्लियर है? रीजन, आस्क द रीजन, एनलाइटमेंट, व्हाट इज द वर्ड एनलाइटमेंट की? हम उस जगह की बात कर रहे हैं इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने दो फेजेस देखे फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक फेज था जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी सबसे ऊपर थे। जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ना, वो कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ आपको, ये एक पिरामिड के शेप में, जस्ट अंडरस्टैंड। The particular society of the French Revolution was divided into three parts. First one is clergy. इनसे कोई कुछ नहीं पूछता था, ये कौन थे? उस टाइम के संत, ठीक है ना? क्लर्गी कौन होता था? जो चर्च में सबसे सुप्रीम पोजीशन पे होता था, जैसे पादरी अपन होते थे, ठीक है। सेकेंड वन इज फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी सामंत, राजा, ये सब फ्यूडल लॉर्ड्स। और लास्ट वन इज कॉमन पीपल। अब ये बिल्कुल याद रखना, सोशियोलॉजी का उदय कहां से हुआ, क्या हुआ, यहीं से एक छोटा सा पॉइंट आने वाला है। द होल सोसाइटी ऑफ द फ्रेंच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट सेशन इज द क्लर्जी। क्लर्जी आर दोज अथॉरिटी व्हिच आर द हाईएस्ट पोजीशन इन द चर्च और द ग्रुप ऑफ ऑल। आज भी आपने देखा होगा, द स्मॉलेस्ट सिटी or the smallest country on the chapters of the world is Vatican City, Rome. That particular city, उस city में क्या होता था? People, those who are belonging to the church, they are staying over there. वो वहाँ रहते थे, वही रहते हैं आज भी। इसके बाद होता क्या था? They are enjoying the supreme authority. इनके पास सारी शक्तियां थी और ये सारी शक्तियों का उपभोग करते थे। कैसे उपभोग करते थे? They need not to pay any taxes. उन्हें कोई कर वसूली नहीं देना थी, सारा पैसा चर्च के नाम पे जाता था। अगली चीज, चर्च एंजॉय करता था गोल्ड, सिल्वर, लैविशली लाइफ। लैविशली लाइफ मतलब क्या होता है भाई साहब? एक तरीके से बेहतरीन जिंदगी जीना, ऐसा बोलते हैं लैविशली लाइफ जीना, यानी सुख सुविधा, लैविश, ठीक है। आपके पास सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड पूरे थे। सेकंड कम इज द फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड हमारी भाषा में सामंत को बोलते हैं। तो टू स्टेट्स देखने को मिल रही थी। टू स्टेट्स कैसी हैं? पहली स्टेट में आते थे वो लोग जो टैक्स पे नहीं करते थे, टैक्स पे माइनस था, यहाँ दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। ये फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते थे? राजा के परिवार के, बड़ी बड़ी पोस्टों पर अपॉइंट किए गए पीपल्स इन अ फ्रेंच कंट्री। आप सोचो, जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट है, उस स्टेट का जो मालिक होगा वो फ्यूडल लॉर्ड्स कहता है। राजा जो होता था, इतनी बड़ी सेना कहाँ रखेगा? राजा जो होगा इतनी बड़ी सेना कैसे करेगा? तो यहाँ से सामंतवाद आया। मैंने सामंतवाद पढ़ा था। राजा की सेना के जो नायक होते थे, उन्हें छोटे छोटे जागीरों में तोड़ दिया गया। जाओ, सेना ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, खेती बाड़ी करवाओ, पैसा कमाओ, खुद रखो, इन्हें पे करो और हमें भी दो। दैट इज नोन एज द फ्यूडलिज्म। भारत में भी आया। जब अपन ने वहां पढ़ा था एंशिएंट एज के बाद हमने पढ़ा था पर्टिकुलर, क्योंकि इससे पहले हमने वास्ट एम्पायर देखे थे। सबसे बड़ा एक राट सम्राट हमने देखा था भाई साहब, एक ऐसा बंदा जिसने पूरे अखंड भारत का निर्माण किया, अशोका, सबको पता है। अपन ने मौर्यन एम्पायर पढ़ा। इन दैट पर्टिकुलर मौर्यन एम्पायर वी आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी एम्पायर, ठीक है, साम्राज्य बना। आफ्टर दैट वन गुप्ता स्कीम, गुप्ता ने साम्राज्य बना। लेकिन अब धीरे धीरे आइडियोलॉजी और कंडीशंस चेंज होने लगी, हर जगह छोटा छोटा डिस्प्यूट होने लगा, लड़ाइयां होने लगी। तो व्हाट द किंग हैज थॉट
king has divided that particular big empire into a small states, and that owner of that states is known as what? Feudals, जिन्हें हम feudalism कहते हैं। जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको राज करने के लिए उन्होंने सामंतों का निर्माण करा, और ये सामंत का इन्फ्लुएंस ही सामंतवाद है। समझ गए? तो ये सामंतवाद की एक छोटी सी परिभाषा, दैट इज अ पार्ट। तो ये सामंत एंजॉय करते थे, इनको कोई टैक्स वैक्स पे करना नहीं पड़ता। अब बैंड किसकी बचती? बैंड बचती थी सेकंड स्टेट्स वालों। क्या भैया आपको सेकंड स्टेट्स के नाम से भी मिलेगा? नाउ व्हाट अबाउट दिस सेकंड स्टेट्स? दिस पर्टिकुलर सेकंड स्टेट्स, they have to pay all the taxes, all the rules and regulations have to be followed and implemented by them, और जो टफ पॉलिसीज होती थी वो टफ पॉलिसीज भी इन्हीं को फॉलो करनी पड़ती थी। तो दिस इज द क्राइटेरिया विद्यार्थी। तो ऑब्वियसली बात है, लड़ाई होनी थी, एक पूरी सुख सुविधा ऊपर वालों को दे दो और नीचे वालों को निचोड़ दो, ये चल रहा था। समझ गए? तो ये हमें फ्रेंच में देखने को मिला। अगली चीज लिखना, कॉमेट वॉज द फर्स्ट पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें सबसे पहले इसी ने कह सकते हो कि समाजशास्त्र का जन्म दिया, ठीक है ना? फ्रेंच, सीधी सिंपल सी बात। तो दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें एक बंदा था जिसका नाम था कॉम्टे। ये मैंने कॉमेट लिख दिया, कॉम्टे लिख लेना। कॉम्टे वॉज द फर्स्ट पर्सन, हाँ यही पढ़ी, हाँ इंटेलेक्चुअल आइडियाज। Comte was the first person to use the term sociology. Comte was the first person to use the term sociology. Comte पहला पर्सन था जिसने इसको टर्म दिया, that is known as sociology। और इनका मानना था, what is his deed, कि भाई साहब सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी का मीन्स है स्टडी ऑफ society and a social institute, the study of sociology and a social institute, the study of sociology and a social institute, and this study is scientific। उन्होंने वही कह दिया कॉम्टे ने कि भैया सोशियोलॉजी का अध्ययन एक वैज्ञानिक तौर पे है, साइंटिफिक तौर पे है। तो भैया आप पहला शब्द इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी इज अ साइंस, ठीक है? रिटर्न पर इसी थिंकिंग को, एंड दिस थिंकिंग इन 1839 was termed as sociology। और इसी थिंकिंग को, इसी विचारधारा को बाद में क्या टर्म दिया गया? सोशलिज्म। पहले इसको लोग क्या मानते थे? पॉजिटिव आइडियोलॉजी, एक सकारात्मक विचारधारा। पॉजिटिविज्म, डिसिप्लिन ऑफ पॉजिटिविज्म इसका नाम दिया गया था। बाद में इसको एक टर्म दिया गया इन 1839, जिसको क्या बोला गया? सोशलिज्म। पहला चैप्टर ये है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। अब आप सोचो कितने प्रोस्पेक्टिव व्यू मिल रहे हैं। हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि सोशियोलॉजी का जन्म कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, रेनेसा से रिलेटेड है, पुनर्जागरण। और रेनेसा के बाद एनलाइटमेंट हमें देखने को, रेनेसा मतलब होता है नया। ये कहाँ से हुआ था? रेनेसा यूरोप से चालू हुआ था, जब खोज हुई थी और नए नए रास्ते खोजे, वास्को डी गामा को भेजा गया, जाओ जाके देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नई दुनिया की खोज करी। ये सब इसी से, तो एनलाइटमेंट यही मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको जस्टिफाई करना है। क्लियर है? चलो अगला रीजन क्या है? मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये क्लियर है सबको? पहला पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट। अभी हाईलाइट करो मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट। अभी हाल ही तो बताया था, रेनेसा एनलाइटमेंट मतलब होता है, ये सबसे पहले फ्रांस में है। और एनलाइटमेंट में हमें क्या पता चला
कि लोगों ने पुरानी जितनी भी रूढ़िवादी विचारधारा रखता था उन्हें क्वेश्चन करना चालू कर दिया। मुझे ये बताओ 7 फेरे क्यों लेते हैं? कभी किसी ने पूछा? भैया 4 फेरों में भी तो खत्म हो सकता है। अंग्रेज तो फेरे लेते ही नहीं है। फिर मुसलमानों में भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करो, that particular rule of the Shariat is followed by the Muslim, you very well know, पता है ना शरीयत के कानून मानती है। In this particular individuality, a person known as Maulvi, एक person है जिसको क्या कहते हैं? Maulvi. He used to sit between two parties, one is boys and one is girls. समझ गया आपका इतना? एक तरफ boys है, दूसरी तरफ girls है। And that particular times वो सिक्का राजुल वक्त और ये आपको आपका निकाह तय किया गया है फला फला से, क्या आपको कबूल है? Now particular girl used to repeat it 3 times, कबूल है, कबूल है, कबूल है। Now they have trespassed to the boy side, वही शरिया राजुल वक्त और जो भी है। Now आपको इन XX फला फला से आपको दिया निकाह कबूल है। What she will tell? Okay, कबूल है, कबूल है, कबूल है। Why they are repeating it 3 times? Because that was justified in the Shariat law. Islamism में that particular policies is followed. इसी तरीके से जब तलाक देते हैं तब भी they are generally described. मैंने आपको जब पॉलिटी में पढ़ाया था तो I have described the types of तलाक they are giving. तलाक के भी प्रकार होते हैं। पहला अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरी बार अलग होगा, तीसरी बार फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो आप just describe that also in properly. So 3 times they are repeating. Similarly, in Indian ideology, we are taking 7 फेरास, that is known as 7 फेरे। पर्टिकुलर जो वहाँ पे से वो होगा आपका क्या बोलते हैं उसको, जो वेदी होगी, फायर ऑल्टर्स। जो फायर ऑल्टर्स होंगे जिन्हें अपन वेदिया बोलते हैं, उन फायर ऑल्टर्स पे यू हैव टू रोटेट 7 टाइम्स। 3 बार तो 4 बार में होता है। अब करोगे जो शादी होगी तो पता चलेगा, अभी तो फिल्मों में खूब देखा। तो आप सोचो जिस दिन आप लोगों की शादी होगी 7 फेरे लोगे तो एक बार पंडित जी के सर पे खड़े, पंडित जी 7 ही, पंडित जी कहते 7 जन्म मिले। सो याद करो पंडित जी एक ही जन्म, एक ही बार फेरे ले। व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग दैट 7 राउंड्स ऑफ एन फायर ऑल्टर? तो नो वन हैव आस्क्ड ना, तुमने नहीं पूछा होगा कभी ये पूछा कि मम्मा आप हमेशा ये बोलती हो कि जब भी ग्रहण हो जाए तो आई शुड नॉट मूव आउटसाइड द हाउसेस, ग्रहण के टाइम हम घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? दैट वाज एन आइडियोलॉजी अबाउट हुम, आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल। यहीं से आ रहा हूँ एनलाइटमेंट के ऊपर। तो याद रखना, जैसे ही ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स वाज फॉर्म, पीपल यूज्ड टू हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द पिलर्स। लोग पीछे छुप जाते थे दीवारों के कि हम पे शेड्स ऑफ दैट एक्लिप्स शुड नॉट बी फॉल ऑन अस। तो जो शेड है वो हम पे नहीं पड़नी चाहिए। व्हाई? बिकॉज इन माइथोलॉजिकल बिलीफ, माइथोलॉजिकल मतलब जो पुरानी मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स दैट पर्टिकुलर रेज इज पुट ऑन यू, दैट गिव्स बर्थ टू वेरियस सीवियर डिसीजेस एंड फॉल्स ऑफ बैड लक। आपका बैड लक चालू हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। और सोचो आज बेचारे जो एमआर बेमान है, जो काम कर रहे हैं, उन्हें क्या पता सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स पूरा होगा, अपना तो काम करो। आज मानते हो आप उस चीज को? नहीं। पहले क्या होता था, व्हेन एक्लिप्सेस आर हैपन, ये जो ऊपर बैठे हुए क्लर्गी और ये लोग थे ना, ये कहते थे दान दो दान, आपके ग्रह आपके भगवान को कोई खा रहा है, जनता डर जाती थी, वो दे दो। आपको पता है अभी बीच में तूफान आ रहा है, कल गुजरात में अपने रिक्टर स्केल 5 पे अपने भूकंप देखा। जैसे ही धरती का भगवान रुष्ट है, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, पैसा चढ़वाते थे, जनता को लपक के लूटा। और ये लूटने के बाद जैसे ही सब शांत हो जाता था, ग्रहण उतरा, देखो तुम्हारे दान दक्षिणा से। तो लोगों को धर्म के नाम पे डराते थे। हमारे तो बहुत कम चलता था, ये फ्रांस में ये बहुत बड़े लेवल पे था। भगवान यीशु के नाम पे जो कर सकते थे कर देते थे। इवन भगवान यीशु ने कहा है कि जाओ उस राज्य के लोगों को मार दो और उस पर कब्जा कर लो। तो जो टेम्पलर्स होते थे, अब अगला क्वेश्चन आता है, हु आर टेम्पलर्स? जो चर्च की फौज होती थी ना, उसे टेम्पलर्स बोलते थे। तो दोस टेम्पलर्स जो चर्च के नाम पे, सोचो एक ऐसा यीशु, एक ऐसा, क्योंकि उन्होंने तो एक व्यक्ति का जन्म लिया था, तो वो एक व्यक्ति विशेष है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद सूली पे चढ़ गया फॉर द सेक ऑफ द पीपल। आपको पता है बाइबल में लिखा है, जब ऊपर प्रभु ने, यीशु नहीं प्रभु ने ये कहा कि धरती पर पाप बढ़ गया, तो उन्होंने अपने चहीतों के लिए, चहीते यानी लोगों के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। बेटा कौन? भगवान यीशु।
अब हमारी तो आइडियोलॉजी है जो अच्छा भगवान लगा ही देते हैं, ठीक है। तो वो यीशु कुर्बान कर दिया। जिस इंसान ने दूसरों की गलती के लिए खुद के प्राण ले लिए, क्या वो टेम्पलर्स जैसी फौज बनाएगा और लोगों को मारने भेजेगा? बट कौन यीशु, किससे बात होगी? वो जो क्लर्जी थे ना ऊपर, अभी अपने लास्ट उसमें पढ़ा था कि ये जो क्लर्जी थे, ये क्लर्जी, ये जो ऊपर लिखे हुए ये क्लर्जी थे, ये क्लर्जी बोलते थे भगवान यीशु ने कहा है, तो बस मार देते थे। एक बेचारे गरीब को मार रहे थे, गरीब ने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? जब लोगों ने पलट के क्वेश्चन करने चालू करे ना कि यीशु क्या इतना हो सकता है कि लोगों को मार दे, आदेश देगा, तो ये था एनलाइटमेंट। जब लोगों ने क्या हुआ, पुनर्जागरण। एनलाइटमेंट कैसा कि पूछा, पूछने के बाद इसी एनलाइटमेंट ने जन्म दिया रेनेसा। रेनेसा क्या हुआ यार, ये इतनी सी भूमि, बाद में पता चला ब्रह्मांड तो और बड़ा है, धरती बहुत बड़ी है, तो जाओ जाकर ढूंढो। राजाओं ने ऑर्डर दिए, क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद वास्को डिगामा निकला, समुद्री मार्ग से खोज करने आगे। ये सब जो जुड़े हुए हैं वो रेनेसा से जुड़े हैं। तो रेनेसा मतलब न्यू, एनलाइटमेंट मतलब सीधी बातें, आस्किंग both are different, but these both are related with French Revolution, and French Revolution किससे रिलेट करता है? सोशियोलॉजी से। क्लियर है? अब मत पूछना प्लीज, बहुत हो गया। तो अगस्टा कॉमेट वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया था भाई साहब, टर्म्ड किया था सोशियोलॉजी, एंड आफ्टर इन ईयर 1839 द पर्टिकुलर सब्जेक्ट केम इनटू ऑरिजिन, दैट इज द सोशियोलॉजी। क्लियर है सबको? चलो अब आगे देखते हैं। अगला देखते हैं मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब व्हाट इज द मटेरियल एंड सोशल, व्हाट कम्स फॉर द मटेरियल? मटेरियल इटसेल्फ सिग्निफाइज द मॉनेटरी वैल्यू, यानी मौद्रिक। मौद्रिक कैसी हुई? जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, चलन बढ़ गया पैसे का। अब हर चीज किसमें होती थी? पैसों में। अब जैसे हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे, हमने एक कंट्री के बारे में सुना, दैट इज नोन एज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बहुत अच्छी तरीके बता, अगर देखा जाए तो व्हाट इज अफगानिस्तान नाउ? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, समझना पेपर एक अपना इंग्लिश का भी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट अफगानिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन। अफगानिस्तान जो है टेररिस्ट कंट्री, बट दे आल्सो नोज दैट सर्वाइवल एंड टू बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर्वाइव करना है और बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ये है कि समाज के साथ और इस सोसाइटी और वर्ल्ड के साथ चलना। तो व्हाट वी हैव सीन while the framing of Afghanistan, some of the Afghanistan leaders switched towards UN. कई सारे अफगानिस्तान के जो नेता थे वो UN पहुंचे just to get a certification that we are also a country, ताकि वो क्या कर सके, सर्टिफिकेशन मिले। तो the first question itself emerged over there, उस मीटिंग में एक क्वेश्चन हुआ, how can we certify this? हम आपको सर्टिफाई क्यों करें? पहला रीजन। एंड what ways are going to certify you? तो मैं कैसे सर्टिफाई करें? तुम ट्रेड कर रहे हो दूसरे देशों के साथ? उसने कहा सॉरी, अच्छा ठीक है चलो कर देंगे ट्रेड, आपका काय का करोगे, प्यार होगा? नहीं नहीं, उन्होंने देखा अफगानिस्तान में खजूर हो, तो उन्होंने कहा चलो खजूर का ट्रेड करेंगे, डेट्स, सूखे मेवे, ओपियम, एक बहुत बड़ा भंडार है अफगानिस्तान का, सबसे ज्यादा पैसा अफीम से आता है, अफीम देंगे। उसको चाहिए था क्या भाई साहब? उसको चाहिए था पेट्रोल डीजल, किसी भी चीज को चलाने के लिए चाहिए। तो उसको पता था मेरी करेंसी कोई लेगा नहीं, क्योंकि देश अभी नया नया है और बन रहा है, करेंसी कहाँ से लाओ, मेरी करेंसी कोई वैल्यू नहीं। उसने ऐतिहासिक सिस्टम लिया जो दुनिया में सबसे पहले आया था, दैट इज नोन एज वस्तु विनिमय प्रणाली, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। उस बार्टर सिस्टम की वजह से क्या होता है, उसने दूसरे देशों से कहा तुम्हें क्या चाहिए, भारत तुम आओ, तुम्हें क्या चाहिए? भारत ने कहा यार हमारे यहाँ सूखे मेवों की बहुत डिमांड है, खजूर खजूर की वो दे दो, ठीक है तुम एक काम करो, मैं कपड़े वपड़े दे दो, खाने के सामान दे दो। भारत ने कहा ठीक है कर लो एक्सचेंज। वो गया भाई साहब कहाँ पर, रशिया। रशिया वालों से कहा तुम एक काम करो, तुम हमें तेल दे दो। रशिया ने कहा दे देंगे, तुम हमें क्या दोगे? हमारे पास ले लो, ये क्या चाहिए, अफीम दे दो, चलो ले लो चलो अफीम ले लो। तो ऐसे करके उसने बार्टर सिस्टम चालू किया, समझ गए? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आया, इट गिव्स राइज टू द मटेरियलिज्म। उसने किसको जन्म दिया? मटेरियलिज्म को। तो वहीं लिख लेना, अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आईआर लिख दिया, gave rise to the capitalism. Gave rise to the capitalism. Gave rise to the
कैपिटलिज्म। और यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने गेव बर्थ टू द प्रोडक्शन इन बल्क। हिंदी वाले लिखना, पूंजीवाद को जन्म दिया तथा पूंजीवाद को जन्म दिया, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना, पूंजीवाद को जन्म दिया तथा व्हाट यू आर टेलिंग इन हिंदी प्रोडक्शन, हाँ, और उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, उत्पादन में कारखानों का सृजन किया उत्पादन के लिए, कारखानों का सृजन किया उत्पादन के लिए। अब अगला, सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं ना, रेवोल्यूशन आया, कहीं भी ले लो। पहले थे अपर क्लास, इसके बीच में एक और सोसाइटी है और नीचे होते थे लोअर क्लास। लोअर क्लास वो थे जो दूसरों की सेवा करते थे, अपर क्लास वो थे जो राजा और राजा रानी, सुनी कहानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी। अपन ने वो राजा रानी पढ़े थे, वो क्लासेस थी। राजा रानी से काम होने से रहा और लोअर क्लास से काम करवाने से रहे कि यार अब ये शूट करके हमारे ये करेंगे, ये हमारे हम नहीं कर रहे। फैक्ट्रीज में उन लोगों की जरूरत थी जो स्किल्ड थे। What is the meaning of skilled? Skilled are those persons who know actually the method how to frame or how to make anything. उन्हें ये पता होता है कि किस तरीके से कौन सी चीज बनाई जाती है, तो वो स्किल्ड कहलाए। यहाँ पर मिडिल क्लास जो लोग हैं ना वो बहुत स्किल्ड है। कैसे फैक्ट्री बनी, अब अपन एक एग्जांपल से समझ लो। ये फैक्ट्री बनी, ये मैंने एक फैक्ट्री बना ली, ये फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री बन गई है तो फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन आए? सबसे पहले उन्होंने देखा 2 तरीके के लोग थे, एक औरतें थी, एक आदमी। अगर हम कंपैरिजन करें विमेन और मैन को, तो आपको शायद पता नहीं होगा पावर आदमी से ज्यादा औरतों की मसल्स में होती है। आप सोचो, एक औरत जब 9 महीने के लिए पेट में बच्चा रखती है और जब बच्चा प्रोड्यूस होता है तो शायद कई 20-21 हड्डियां टूटने बराबर दर्द होता है। आदमी नहीं जोड़ पाएगा, एक हड्डी तोड़ के देखो, प्राण निकल जाए, 21 हड्डी टूटे। अगली चीज, हमसे ज्यादा मसल होती है। मसल्स मतलब शरीर की जो अंग होते हैं ना, उनमें मसल्स जो होती है वो ज्यादा होती है एक फीमेल में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, आदमी के मुकाबले औरतें जो होती हैं वो थोड़ी भावुक होती है। सोशलॉजी को समझो, आज फैक्ट्रीज में विमेंस को क्यों एम्प्लॉयमेंट किया जाता है? एम्प्लॉय इसलिए करा जाता है टाइम से आती, टाइम से जाती है, ठीक है। पहली चीज, ईमानदार होती हैं। आदमी एक बार डिसऑनेस्ट हो सकता है पर विमेन कभी डिसऑनेस्ट नहीं हो सकती। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा फैक्टर है विमेन से काम करवाने का, दैट इज इमोशनल। औरत को इमोशनल कर दो 2 सेकंड में, अरे दीदी आज ही देना है तो अपन सबमिट जाएंगे, अपना खजाना खाली हो जाएगा, भाई साहब मैं तुम्हें सैलरी काम दूंगा, दीदी आज करवा दो, दीदी प्लीज, दीदी 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 करके सबरा काम करवा दिया। यूं पागल, इमोशनल। और उसके बाद पंचुअल होती है, उन्हें पता होता है शाम को 5 बजे खाना खाने जाना है घर से, तो भैया 5 बजे तक काम करता। आदमी क्या करेगा? बड़ी पी लेगा, एनवायरमेंट बुराई करेगा। और अगली चीज बहुत अच्छी, एक दूसरे से परस्पर जलन। आदमी एक काम नहीं करे तो उसे देख के दूसरा सियाने लगेगा, बट इन कंपैरिजन टू विमेन, विमेन क्या करती है? 60 में एक से ज्यादा बढ़ के काम करती है। तो ये सारे रीजन से इसलिए क्या करते हैं इन टुडेज सोसाइटी, बेसिकली इन इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क में है वहां औरतों को ज्यादा काम दिया जाता है, आदमी को। सिलाई मशीनों पर कौन बैठी है? सबसे ज्यादा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कौन है? फीमेल्स। पैकिंग इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग सेक्टर्स कौन है? फीमेल। पुरुष और स्त्री दोनों बराबर से कंधा कंधा मिला चले, लेकिन ट्रस्टवर्थी आज भी फीमेल है पुरुषों के मुकाबले। तो दीज आर द, तो यहां से हमें क्या पता चला कि यहां से जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसने क्या करा, जो सामंत थे फ्यूडल्स को रिप्लेस करना चालू कर दिया। और उसने क्या हुआ, सामंतों को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस यानी अपनी जगह से हटा देना। उनके एवज में अब एक नई सोसाइटी ने जन्म लिया, दैट इज नोन एज मिडिल क्लास। फटाफट देखो, दे रिप्लेस द फ्यूडल एंड इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास सोसाइटी। हिंदी में लिख लेंगे क्या? प्रोडक्शन इन बल्क, दिस गिव राइज टू द प्रोडक्शन इन बल्क।
आफ्टर दैट वन उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में मध्यम, हाँ देखना, मध्यम वर्ग का उदय तथा सामंत स्टेटों का पतन, है ना। स्टेट मतलब जागीरों का, सामंत जागीरों का पतन। फाइन। Now the next question arises, what was happening with this one? कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने क्या किया, अब बहुत अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वेयर इट इज गोइंग टू बी सेटअप, इस इंडस्ट्री को सेटअप आप कहाँ करोगे? पहला क्वेश्चन, इस इंडस्ट्री को सेटअप करोगे आप आउट ऑफ टाउन, शहर में थोड़ी कोई अभी आज क्या करेगा, इसको लगाने के लिए, किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए what are the various factors of production they are also given, मतलब कौन कौन से लैंड, लेबर, कैपिटल सब लगती है, बहुत बड़ी भूमि चाहिए कैपिटल। अब आप बहुत सोचो, अभी जो गुना के दिन का एनएफएल और गेल होते हैं और इनको गुना के अंदर लगा लेते तो पॉल्यूशन बढ़ता, पॉपुलेशन बढ़ती, अर्बनाइजेशन तो बढ़ता, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं रहता। इसलिए उन्होंने सेटअप को इसको कहा बाहर, झंझट हो चुका सर, इतनी बड़ी जगह चाहिए, जगह के बाद पैसा चाहिए, पैसे के बाद काम करने के लिए लोग चाहिए। तो आपको पता है मेनी ऑफ द पीपल्स फ्रॉम गुना, कई सारे लोग जो गुना के हैं, दे यूज्ड टू गो बाय ट्रेन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू गए और जाने के बाद वो काम करके शाम को लौट आते हैं, पता है ना। तो अब हुआ क्या, सोचो, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। मोतीपुरा पावर प्लांट देखा हुआ, मतलब मोतीपुरा चौकी जैसे कहते हैं, बहुत गुना के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो इन अब एक इजी कम्युनिकेशन हो जाए, इजी ट्रांसपोर्ट हो जाए, 10-20 किलोमीटर चल जाए। सोचो जो 100-150 किलोमीटर पे रह रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अपना परिवार छोड़ के और वहीं सेटअप हो जाते हैं। पता है ना, कोई इंदौर जॉब करने गया तो क्या अप डाउन करेगा? नहीं, वो इंदौर में ही रहेगा। उसकी जो फैमिली पहले ज्वाइंट फैमिली थी वो टूट के कैसी हो गई है, न्यूक्लियर। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव बर्थ टू द क्या, इमर्जिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। अगला पॉइंट, emergence of emergence of nuclear family।